वहां पे ना देखो भाई, आपको कल बताया था न्यू बराबर आर टी अपॉन एन ए एन, ये और दूसरा हमने लिखा था ए बी स्टार बराबर ए बी ई की पावर डेल्टा एस नॉट अपॉन आर और ई की पावर माइनस ए अपॉन आर। ये आपसे कहा था कि यदि हम देखें आर बराबर ए बी की कंसंट्रेशन स्टार की और न्यू आएगा, तो यहां पे यदि हम वैल्यूज रखें तो ए बी ई की पावर डेल्टा एस नॉट अपॉन आर और ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी डॉट आर टी अपॉन एन ए। ये हमने किसका फॉर्मूला निकाल लिया? आर। अकॉर्डिंग टू रेट लॉ इक्वेशन, रेट लॉ इक्वेशन के बेसिस पर यदि हम देखें तो आर बराबर क्या हो जाएगा? के ए और बी, ठीक है जी, ए और बी। अब यहां से यदि हम इन दोनों को कंपेयर बोथ इक्वेशंस, बोथ इक्वेशंस, दोनों इक्वेशंस के बेसिस पर देखें, आर की जगह हम इस वैल्यू को रख देंगे तो के ए और बी इज इक्वल टू ए बी ई की पावर डेल्टा एस नॉट अपॉन आर ई की पावर माइनस ए अपॉन आर टी अपॉन एन टी। ठीक है जी। अब इसको यदि हम सॉल्व करेंगे तो ए और बी ये कट जाएंगे, क्या बन गया? के इक्वल टू आर टी अपॉन एन ए एच ई की पावर डेल्टा एस नॉट अपॉन आर और ई की पावर माइनस ए अपॉन आर। ठीक है जी। यदि हम इस पूरी इक्वेशन का लॉग ले लें ln a इक्वल टू, ये क्या आ जाएगा? पूरा ln RT अपॉन NaH, सभी मल्टीप्लाई में है तो किस में आएंगे? प्लस में, प्लस डेल्टा एस नॉट अपॉन आर माइनस ए अपॉन आर। यदि आप ln की इक्वेशन लेंगे तो ये हो गया, पावर आगे आ जाएंगी, ln की वैल्यू 1 हो गई तो वहां से 3 हो गई। बोले भाई डाउट यहां पर, इसका हमने ln लिया, ln लिख दिया, इसका ln आ जाएगा, ये प्लस में आएगा, पावर आगे आ जाएगी और ln e का मतलब e, सेम कंडीशन यहाँ प्लस में आएगा, ये आगे आ जाएगा माइनस e अपॉन आर टी और ln e का मतलब e हो गया। ठीक है, तो लिख ले भैया इसको पहले।
कौन सी में पहले दूसरा उजाला से बात करते हैं उजाला से अरे मेरी बात तो बात है अच्छा इसको हम कंपैरिजन करें कंपेयर विद कोलिजन थ्योरी बेटा एक मिनट कर दिया कंपेयर विद कोलिजन थ्योरी में क्या था k इक्वल टू pz e की पावर माइनस e अपॉन r भैया यहां पर क्या आएगा pz इसको कंपेयर करो ऊपर वाली इक्वेशन से क्या आ जाएगा pz is equal to rp upon nah e की पावर डेल्टा s नॉट अपॉन r। अब इसमें बेटा आप गौर से यदि देखोगे तो यहाँ पर r कांस्टेंट है, t कांस्टेंट है, na कांस्टेंट है, h कांस्टेंट है और फिर r कांस्टेंट बचा क्या डेल्टा केवल डेल्टा s वेरिएबल है। और हमें यदि बात करें तो p क्या था प्रोबेबिलिटी फैक्टर और प्रोबेबिलिटी फैक्टर किस पर डिपेंड करता है स्ट्रक्चर या ज्योमेट्री ऑफ मॉलिक्यूल। यदि हम ज्योमेट्री चेंज करेंगे तो क्या चीज चेंज हो जाएगा डेल्टा s। तो इसका मतलब जो यहाँ p की वैल्यू है वो किससे रिलेटेड है डेल्टा s से रिलेटेड। और डेल्टा s हम कैसे निकाल सकते हैं एंथैल्पी ऑफ रिएक्शन के बेसिस पर डेल्टा s इक्वल टू q अपॉन t जिस q को हम क्या लिख सकते हैं डेल्टा s अपॉन t। क्लियर तो लिखें इसको लिख लेते हैं according to this comparison the probability factor p is related to activation entropy of reaction। The activation entropy related to activation entropy ब्रैकेट में डेल्टा p नॉट सॉरी डेल्टा s नॉट। ठीक है भाई कोई डाउट इसमें भाई। चलो नेक्स्ट ये आपकी यूनिट कंप्लीट हो गई आपकी। मैं इसमें एक टॉपिक रह गया है डिटरमिनेशन ऑफ रेट रिएक्शन प्रैक्टिकल यानी रेट कांस्टेंट हमें प्रैक्टिकली डिफाइन करने हैं जिसमें आपकी 4 मेथड्स हैं वो लास्ट ईयर टॉपिक आपके सिलेबस में से हटा दिया जाएगा। ठीक है अब
इस साल अभी कोई नया सिलेबस आया नहीं है, तो अपन कह नहीं सकते कि वो भी इंक्लूड होगा कि नहीं होगा, कुछ नहीं पता। तो वो केवल ये टॉपिक छोड़ करके बाकी के सभी टॉपिक्स आपके हो चुके हैं। यदि बाई द वे वो आगे आ जाता है सिलेबस में नहीं है तो आपको करा देंगे, अदरवाइज होगा जगह छोड़ने आप सकते हैं। ठीक है भाई, चलिए अब हेडिंग डालें हैं चैप्टर नंबर मतलब यूनिट नंबर 4। ये कौन सी यूनिट थी? फिफ्थ। अब यूनिट कौन सी स्टार्ट करेंगे अपन? 4। आपने भैया जितने भी आपके पास किताबें हैं उनके आप न्यूमेरिकल्स कर सकते हो। इसमें जो न्यूमेरिकल्स जीके के देखो मोस्ट प्रोबेबली आपको पढ़ा दिए हैं, और भी यदि किसी बच्चे को कोई इच्छा हो न्यूमेरिकल करने की किसी दूसरी बुक में से कर रहा हो तो वो कर लेना। ठीक है, चलो नेक्स्ट हम लेते हैं यूनिट नंबर 4 कॉलॉइडल सॉल्यूशन। कॉलॉइडल सॉल्यूशन, कॉलॉइडल सॉल्यूशन। बेटा इसमें कहीं भी मैथमेटिक्स इंक्लूड नहीं है, टोटल थ्योरेटिकल। ठीक है, केवल समझने का और लिखने का, समझने का काम है, लिखने का ज्यादा है। और सबसे इंपॉर्टेंट बात, यदि आप तो प्रॉपर्ली यहाँ पर पढ़ करके घर पर एक बार भी इसका रिवाइज कर दोगे तो ये पूरी यूनिट आपको यही याद आ जाएगा, आपको ऐसे एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं। ठीक है, अपन यूनिट्स भूल एक कर रहे हैं, जो यूनिट्स आपने 11-12 में आपके करते हैं। ठीक है, और इजी कोई नाम इनपुट कर सकते हैं। अब जैसे गैसेस स्टेट है, लिक्विड स्टेट है, लिक्विड स्टेट आपने पढ़ाई हो सकती है। अब नहीं पढ़ा तो आपके लिए ऑब्वियसली टिपिकल है, तो अपन उसको करिए। यूनिट हम कितनी करेंगे? 3 ही करेंगे। एक यूनिट अपनी होगी, सेकंड यूनिट अपनी कॉलॉइडल, और थर्ड यूनिट अपन करेंगे सॉलिड स्टेट। ठीक है, 3 यूनिट्स अपन करेंगे। तीनों यूनिट्स आपके लिए अभी जो बात कर रहे हैं 3 यूनिट से ज्यादा आपको करनी नहीं है, तो बाकी उसके बाद पता पड़ेगा क्या होगा। ठीक है, तो तीनों यूनिट्स अपन वो करेंगे जो आपके टच में पहले से, जिससे आपको कहीं कोई दिक्कत नहीं आए। लगभग आपकी आधी यूनिट इसमें ये होती है कि आपको पहले से आती है। जैसे आपके केमिकल काइनेटिक्स आपने पढ़ा है, यदि आपने 12th का केमिकल काइनेटिक्स पढ़ा होगा तो हमने वही एक्सप्लेन किया है, उसी को बढ़ा दिया। चीजें वही है, केवल उसमें हमने क्या कर दिया, मॉडिफिकेशन करते हुए चले। जहां हमने केवल जीरो और फर्स्ट ऑर्डर पढ़ा था वहां हमने उसको और बढ़ा दिया, जहां हमने केवल ऑर्डर्स पढ़े थे वहां हमने उनकी एप्लीकेशंस भी लिखी। तो इसी तरीके से चेंजेस आपको करने हैं। ठीक है, ऐसी कॉलॉइडल सॉल्यूशन में हमें करना है जो आपने वहां पढ़ा है उसी को अपन क्या करेंगे, आगे एक्सटेंड करेंगे। अब भैया कॉलॉइडल पढ़ा था या नहीं पढ़ा था? कॉलॉइडल सॉल्यूशन पढ़ा था नहीं पढ़ा था 12th में? कौन सा चैप्टर? कौन से को याद है, किसको याद है? तुमने तो पढ़ा है चैप्टर को 5 नाम का सरफेस केमिस्ट्री। ठीक है, जिसमें आपने 3 चीजें पढ़ी थी, एडजॉर्प्शन, कैटालाइसिस और कॉलॉइडल। लेकिन हमें यहाँ केवल क्या पढ़ना है, कॉलॉइडल पढ़ना है, ना कैटालाइसिस पढ़ना, ना ही आपको एडजॉर्प्शन। ठीक है, एडजॉर्प्शन क्या था? कोई नहीं भैया, एडजॉर्प्शन देखो, क्योंकि वर्ड्स इसमें चैप्टर में काम आएंगे तो आपको किसी भी पार्टिकल की सरफेस पे आकर हो जाए उसके बल्क ऑफ मास का काम होता है। ये केवल मॉइस्चर नहीं, कोई भी पार्टिकल उसके बल्क ऑफ मास का काम होता है। देखो हमने यदि बात कर रहे हैं कि ये पूरी अपना बल्क है और इस बल्क के चारों तरफ कोई चीज कलेक्ट हो गई तो इसको हम क्या कहते हैं, एडजॉर्प्शन। और यदि इस बल्क के अंदर की तरफ इकट्ठा हो तो उसको क्या बोलते हैं, तो एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन का डिफरेंस क्या है कि एडजॉर्प्शन केवल सरफेस। ठीक है, एडजॉर्प्शन किसमें ज्यादा होगा, जिसका सरफेस एरिया ज्यादा होगा। जितना ज्यादा सरफेस एरिया होगा एडजॉर्प्शन उतना ही ज्यादा होगा।
एडजॉर्प्शन एक सरफेस प्रोसेस है और एब्जॉर्प्शन एक कौन सा प्रोसेस है, बल्क प्रोसेस। ठीक है, एक और उसमें पॉइंट था सॉर्प्शन। सॉर्प्शन क्या था, जब हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को मिक्स कर देंगे तो हेलो हाँ जी, सॉर्प्शन क्या था, जब हम एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों को ऐड करते हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, यानी किसी मॉलिक्यूल में या किसी जगह पर एडजॉर्प्शन और एब्जॉर्प्शन दोनों साथ हो रहे हैं तो उसको हम क्या कहते हैं, सॉर्प्शन। जैसे ये चॉट मैंने पानी में डुबो दी और कौन से पानी में, कलर्ड वाटर, डार्क कलर्ड वाटर, तो कलर्ड पार्टिकल के सरफेस पर कलेक्ट होगा और जो पानी होगा वो उसके अंदर तक एब्जॉर्ब होगा, दोनों प्रोसेस साथ होगा। ठीक है, जनरली जब कोई चीज एब्जॉर्ब होती है तो वो कुछ टाइम बाद एब्जॉर्ब होना स्टार्ट होता है, तो सॉर्प्शन भी ज्यादातर प्रोसेस होते हैं, ना तो कोई अकेला एब्जॉर्प्शन होता है ना ही कोई अकेला एब्जॉर्प्शन होता है। यदि किसी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो फिर वो एब्जॉर्ब भी करेगा, और किसी में एब्जॉर्प्शन हो रहा है तो पहले तो वो एब्जॉर्ब भी करेगा उसके बाद। जैसे आपसे मैंने कहा हमें फाइबर कपड़ों के धागों को रंगना है तो हम क्या करते हैं, उनको पानी में डालेंगे कलर्ड वाटर में और उनको सुखा देंगे। तो जब आप उनको पानी में डालते हो तो सबसे पहले फाइबर्स क्या करते हैं, कलर्ड पार्टिकल्स को और एब्जॉर्ब करके उनको जब आप सुखाते हो तो धीरे धीरे वो पार्टिकल्स क्या होने लगते हैं, एब्जॉर्ब होने। तो दोनों प्रोसेस साथ हो जाते हैं। यदि आपने उस कपड़े को कलर्ड वाटर से निकाल करके सुखाया नहीं और डायरेक्ट पानी में डाल दिया तो वो कलर्ड पार्टिकल दोबारा से बाहर सकते हैं। ठीक है, सुखाते कौन, जिससे कि वो एब्जॉर्ब पार्टिकल्स क्या हो जाए। आप कोई भी मेडिसिन लेते हो, मेडिसिन क्या होती है, बॉडी में पहले एब्जॉर्ब फिर क्या होती है, वो एब्जॉर्ब होती है तभी अपना। ठीक है, ये जो कोरोना वैक्सीन करते क्या क्या है, क्या है वैक्सीन में बायो वाले कितने अपना बात समझ तो हमने करने का पूछा गया है कहां बता दिए पता कोविड का जो वायरस है ना उसको आपके डिस्ट्रिक्ट में वो दिया जाता है क्या करके, कोई वैक्सीन होती है जैसे आप वैक्सीन बैक्टीरिया होता है ना उसको उसकी वो हार्ट का होती है उसको बहुत ज्यादा कम करके दिया जाता है जिससे हमारे बॉडी के अगेंस्ट में एंटीबॉडीज बना रहे हैं। देखो जनरली हम बात करें तो हमारी बॉडी में डिजीज जब डेवलप होती है तो डिजीज में होता क्या है कि जो भी बैक्टीरिया वायरस आपके अंदर गया है वो रेप्लिकेशन करना स्टार्ट और रेप्लिकेशन करके अपनी ग्रोथ बढ़ाता और रेप्लिकेशन का होगा जब उसमें डीएनए। अब जो वैक्सीन बनाई जाती हैं हम ये कहते हैं कि डीएनए और आरएनए की स्ट्रक्चर बहुत कुछ सिमिलर होती है, पूरी तरह से सिमिलर नहीं है लेकिन हाँ बहुत कुछ सिमिलर है। तो उसमें क्या करते हैं, जो हमें बैक्टीरिया या वायरस मिला है उसके हम डीएनए स्ट्रैंड को देखते हैं कैसा है, उसी डीएनए स्ट्रैंड के लगभग सिमिलर हम क्या बनाते हैं, आरएनए, और उस आरएनए स्ट्रैंड को क्या करते हैं, बॉडी में इंक्लूड किया जाता है। और जब वो बॉडी में इंक्लूड किया जाता है तो इंक्लूड करने पर वो क्या करेगा, अपना ग्रोथ तो करेगा नहीं। भाई आरएनए है तो आरएनए कभी भी अपनी ग्रोथ नहीं करेगा, उसका जो टाइम पीरियड है वो बहुत कम होगा, वो क्या मर जाएगा। है तो वो भी बैक्टीरिया, वो है भी वायरस ही, लेकिन वो वायरस कैसा है जो अपनी ग्रोथ नहीं कर। तो बॉडी में क्या होगा, जब वो पड़ा रहेगा तो धीरे धीरे आपकी बॉडी उसके अगेंस्ट एंटीबॉडीज डेवलप। भाई वायरस घुसा है, अब वायरस गया है तो बॉडी क्या करेगी, इसको हटाने के लिए आपको क्या करती है, एंटीबॉडी डेवलप करती है। अब वो एंटीबॉडी आएंगी, बन गई तो बढ़िया, और नहीं बनी तो भी कोई दिक्कत नहीं। क्यों, क्योंकि वो जो वैक्सीन में प्रेजेंट आरएनए है वो थोड़ी टाइम बाद अपने आप ही खत्म। ठीक है, तो ये इसमें अपन करते हैं, कभी भी बॉडी में डीएनए इंजेक्ट नहीं करते। जो आप कह रहे थे उसको हार्मफुल कम करके डालते हैं, तो हार्मफुल कम करने का मतलब है उसके डीएनए पार्ट्स को हटा करके आरएनए पार्ट्स
क्योंकि डीएनए पार्ट यदि आप डालोगे तो एक डालोगे तो वो तो अपने आप ही हजारों बन जाएगा, वो तो आंसर हो जाएगा। ठीक है, इसीलिए जब शुरुआत हुई थी वैक्सीन की तो ये कहा गया था कि आप लोग ये देखिए ना कहीं ऐसा नहीं हो किसी को कोरोना हो और वो वैक्सीन लगवाने चला गया, तो क्या होता है वहां पर एंटीबॉडी तो आपकी बॉडी में बन रही होगी, लेकिन एंटीबॉडी बनते समय आपके क्या हुआ, आपने वैक्सीन लगवा ली, तो वहां जो पहले से वायरस थे वो बढ़ गए। आरएनए जैसी बॉडी में गया तो वायरस तो नहीं, वो बॉडी बढ़ेगा तो नहीं, तो उस टाइम पर तो उनकी ग्रोथ बढ़ गई, तो वो क्या करेंगे उस एंटीबॉडी के अगेंस्ट वर्किंग चालू कर। और उस कंडीशन में क्या होता था कि वैक्सीन का कोई इफेक्ट नहीं होता था और आपकी प्रॉब्लम ठीक है। दूसरी कंडीशन आपको कभी भी जो भी मेडिकल कंडीशंस में थी तो उनसे क्या कहा था कि कोरोना की वैक्सीन लगाने के बाद कोविड टेस्ट नहीं करा, वैक्सीन लगाने के बाद कोविड टेस्ट करा, कोविड मिलेगा, क्यों? क्योंकि तो वायरस आपके अंदर ही तो एग्जिस्ट है, मान लीजिए ठीक है। और आप सभी शायद 18 के ऊपर हो गए ना, हुआ कौन रहेगा और कौन रहेगा, तीन, बाकी के सब वैक्सीन लगवा फर्स्ट डोज हो गई, बढ़िया। वैक्सीन की डोज को आप सभी लगाएं कि अभी 18 इयर्स के हुए और मैंने अभी तो मैं नो करें के ना वो कोई बात नहीं, 3 तारीख को ठीक है, 3 तारीख से उनके भी डोज लग रही है जो कि 18 से कम वाले 15 से 18। चलो भाई, तो बात क्लियर हो गई क्या? एडजॉर्प्शन, एडजॉर्प्शन क्या है कि एडजॉर्प्शन कहां होता है सरफेस पर, एडजॉर्प्शन कहां होता है बल्ब में। एडजॉर्प्शन और एडजॉर्प्शन दोनों में हम देखें तो एडजॉर्प्शन एक ही प्रोसेस के बेसिस, मतलब उसमें हम देखें तो शुरुआत में पहले एडजॉर्प्शन क्या हुआ, फास्ट हुआ, शुरुआत में खाली जगह पड़ी है तो फटाफट वो पहले होते जाएंगे, लेकिन जब क्या होगा वहां पर आगे अपन देखें थोड़ी देर बाद वो क्या हो जाएगा एड, ठीक है भैया। मतलब पहले एडजॉर्प्शन फास्ट होंगे एडजॉर्प्शन, और एडजॉर्प्शन क्या होंगे वो एक ही यूनिट से चलते रहते हैं, एक ही रेट से चलते, एडजॉर्प्शन पहले फास्ट और स्लो, ठीक है। चलिए आप हेडिंग डाल दिया आपने कोलोइडल सॉल्यूशन। देखो सबसे पहले कोलोइडल्स को इंडिकेट करने के लिए कौन से साइंटिस्ट आए थे, ग्राहम थॉमस। कौन से साइंटिस्ट थे, ग्राहम थॉमस। और ग्राहम थॉमस ने क्या कहा था कि जितने भी सब्सटेंस हैं उन सबके सॉल्यूशन को किससे हम यूज करें, एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर। तो उसके बेसिस पर सब्सटेंस दो टाइप के होते थे, एक क्रिस्टलॉइड और दूसरा कॉलॉइड, एक क्रिस्टलॉइड और दूसरा कॉलॉइड। डाउट भैया? क्रिस्टलॉइड कौन थे, जिनका एक्वस सॉल्यूशन एनिमल मेम्ब्रेन या पार्चमेंट पेपर से डिफ्यूज किया, ठीक है, और जिनका डिफ्यूज नहीं हुआ था वो क्या थे, कॉलॉइड। आपने क्या बनाना था पक्का कैसे समझे, चलिए यदि हमें प्रोसेस पढ़ाना हो तो क्या करते हैं खाने का, कभी हम बहुत जल्दी है और चाय बहुत धीरे धीरे समझते क्या करें, क्या चम्मच से हिलाते क्यों, उसका प्रेशर अप्लाई कर, यानी कि जो प्रोसेस था जो छानने का वो प्रोसेस यदि स्लो है तो उस पर हम प्रेशर अप्लाई करते हैं जिससे कि प्रोसेस क्या हो जाता है फास्ट। आप जैसे आपने चाय को छानते हुए देखा होगा तो चाय छानने पर जो पार्ट छानने पर नीचे आ जाते हैं वो क्या कहेंगे हमने क्रिस्टलॉइड, और जो छाने नहीं उनको क्या कहा है हमने कॉलॉइड। तो दो तरीके से इन्होंने सब्सटेंस क्लासिफाई किया है, क्रिस्टलॉइड और एक कॉलॉइड। कॉलॉइड वर्ड ग्रीक लैंग्वेज के दो वर्ड से मिलकर के बना होता है, कोला प्लस ऑइल। कोला का मतलब ग्लू, ऑयल का मतलब लाइट, तो क्या हो गया ये ग्लू लाइट सब्सटेंस जितने भी हैं उनको क्या कहा था, कैसी होती है ग्लू, ग्लू कैसी होती है, ग्लू कैसी होती है, विस्कस, गाढ़ी, और वो गाढ़ी होने की वजह से ही उस पार्चमेंट पेपर या एनिमल मेम्ब्रेन के डिफ्यूज,
ठीक है। तो वो डिफ्यूज ना होने का रीजन क्या था, ना मतलब उसमें क्या था, विस्कस प्रॉपर्टी क्या था। ठीक, तो लिखो भैया, अकॉर्डिंग टू ग्राहम थॉमस, according to Graham Thomas, the substances are classified into two categories. The substances are classified into two categories. Two categories. According to diffusion of solution. According to diffusion of solution. According to diffusion of solution from animal membrane. From animal membrane और parchment paper दोनों लिखना पड़ेगा। parchment paper नंबर 1 लिख देना इसमें क्रिस्टलॉइड और नंबर 2 कॉलॉइड। पढ़ना स्टार्ट कर लिया है, नहीं किया है अभी? ये अभी विचार करने में तो पूछेंगे कि यार लेकिन ये ध्यान रखना बेटा, देखो यदि आप नहीं पढ़े तो ये डेफिनेट है कि फर्स्ट ईयर का रिजल्ट 50% ही रहता है, फेल होने में समय नहीं लगता है। इसलिए आप विशेष रूप से ये जरूर ध्यान रखें। आप ये जो बड़ी बड़ी क्लास देख रहे हैं ना, इनकी गलत फहमी मत रहे, ये तो पूर्ण मार्क की मेहरबानी, जैसे पेपर ना हो जाता बड़ी बड़ी लिख रही क्लास, इनके पेपर होते तो नहीं आने घर बैठे। ठीक है, तो इसीलिए आप ये सभी बच्चे अपनी पढ़ाई स्टार्ट कर देना। 5 क्वेश्चन करना मतलब बहुत बड़ा काम है, ऐसा नहीं कि आप सुबह को वकील करते हैं। नॉमिनल पेपर में 10 क्वेश्चन आते हैं, 10 में से 5 करने होते हैं, आपको शायद बता दिया था मैंने। अब जैसे आपकी एक यूनिट की है हमने पूरी, उस यूनिट में से कितने क्वेश्चन आएंगे? 2, और उनमें से आपको एक करना है। लेकिन लास्ट ईयर सेकंड ईयर का जो एग्जाम हुआ है उनमें उनको केवल 2 ही क्वेश्चन करने थे, और उसमें भी उनको ये चॉइस नहीं थी कि किसमें से करेंगे, किसी में से भी कर सकते हैं, यानी एक यूनिट में से 2 कर सकते हैं या 2 यूनिटों में से 2 कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग कंडीशंस है कि कोरोना की वजह से क्या होता है, लेकिन फिर भी अपनी पढ़ाई स्टार्ट। ठीक है, कछु बच्चे अब ओमिक्रॉन के चक्कर में पढ़ी हुई गलत हां बड़े डेली 2 अगर की ज्यादा लगाओ तो सारे पढ़ोगे ओमिक्रॉन आ जाएगा, है वो है ना। इससे नुकसान किसका है, किसका नुकसान है उसमें? आप लोगों का, अपना किया है, सरकार का कुछ नहीं है, सरकार को आपको भला बना रही है। उसने तो मतलब ये सोच लिया है कि एजुकेशन जितनी जल्दी खत्म हो इंडिया से वो अच्छा। आप लोगों में से आपको पता होगा कई ऐसे बच्चे होंगे आपके स्कूल में जो पास नहीं हो सकते, लेकिन आज वो पास है, और अब वो आगे क्या करेंगे, और पास होने के बावजूद उन बच्चों ने बीएससी ले लिया, और उनके घर वालों से भी कही जाएगा ना भैया तुम्हारा बच्चा पास नहीं है, सब कोरोना है सर, तुम कैसी बात कर रहे हैं, फिर छुड़ा के 70% बनी ऐसी बन गई है डायरेक्ट ये बोल। अब वो क्या करेंगे, वो दोबारा ओमिक्रॉन आ गया तो फर्स्ट ईयर अभी पास हो जाएगी उनकी। ठीक है, तो वो चीज फिर उनके लिए भी दुखदाई है और आप लोगों के लिए भी दुखदाई है। ठीक है, तो इसलिए क्या है कि आप लोगों के लिए बढ़िया चीज रहा, ओमिक्रॉन आएगा तो आप लोग पढ़ोगे, आप लोगों की 12th क्लास पूरी तरीके से खत्म, आपने 12th में कुछ नहीं पढ़ा, और यदि पेपर हुए होते तो शायद आप लोग एक बार को पूरा पढ़ा, ठीक है, और आपको याद भी रहता, लेकिन आप कुछ नहीं पढ़ाए तो 12th खत्म। अब 12th खत्म है तो आगे जब आप कंपटीशन में बैठोगे, कोई भी कंपटीशन हो गई तो उसमें क्या होगा, इसलिए थोड़ा सा आपके लिए हो जाए। ठीक है, चलो देखिए भैया आगे क्रिस्टलॉइड। Crystalloid, the substance which aqueous solution, aqueous solution
can be refused from animal memory is called are called cryptoids. Are called cryptoids. Are called cryptoids. ठीक है भैया, एग्जांपल लिख देना शुगर, सुक्रोज एक्सेट्रा। ठीक है, नेक्स्ट अगला लिखना कोलॉइड। अब बोलिए डेफिनेशन लिखो फटाफट से। एग्जांपल लेना जिलेटिन, स्टार्च, ग्लू, जिलेटिन, स्टार्च, ग्लू एक्सेट्रा। जिलेटिन, स्टार्च, ग्लू एक्सेट्रा। ठीक है, अब इसमें ये लिख देना इट इज फॉर्म्ड बाय टुवर्ड्स पोलर एंड पॉइंट।